इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये किसी भी देश की सरकार को बनाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश की सरकार लोगों के द्वारा ही चुनी जाती है और लोगों के लिए ही काम करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में चुनाव की इस प्रक्रिया को कैसे चालू किया गया? क्योंकि प्राचीन भारत में तो मोनार्की सिस्टम चालू था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली चला करती थी, जिसमें राजा का निर्माण वंशानुगत हुआ करता था। मतलब राजा का बेटा ही राजा बना करता था। राजा का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता था। तो आइए जानते हैं लगभग 200 सालों के ब्रिटिश शासन के बाद में भारत में इलेक्शंस की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं भारत में होने वाले चुनावों के बारे में। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान को लागू किया गया था। और दोस्तों, संविधान के अनुसार हमारे भारत को लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश डिक्लेयर किया गया था। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हमारे भारत को पूर्ण गणतंत्र देश घोषित किया गया था। और देश में संविधान लागू होने के बाद 1957 में पहली बार आम चुनाव करवाए गए थे और वर्तमान में हर 5 साल के डिफरेंस में देश में चुनाव करवाए जाते हैं। और इन चुनावों में मेजोरिटी के आधार पर सरकार का गठन करवाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ राज्य की सरकार बनाने के लिए और केंद्र की सरकार बनाने के लिए दो अलग अलग चुनाव प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं। यदि राज्य की सरकार बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट का गठन करना है, तो होने वाले चुनाव प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव कहा जाता है। वहीं यदि केंद्र की सरकार बनाना है तो होने वाली चुनाव प्रक्रिया को लोकसभा चुनाव कहा जाता है। अब दोस्तों, भारत सरकार मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इन तीनों ही पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ लेजिस्लेचर के बारे में। इसमें आते हैं लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और प्रधानमंत्री। सरकार के इस भाग का काम है देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना। दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूटिव और इस बॉडी में जो सदस्य होते हैं वो है हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इस पार्ट का काम होता है संसद में बने कानून को पास करना। और भारत सरकार के इस स्ट्रक्चर के अनुसार आखिरी भाग होता है जुडिशरी का। इसके अंतर्गत हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आती हैं। अब दोस्तों, जुडिशरी का काम होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच तालमेल को बनाकर रखना। और इस काम के साथ साथ हमारे देश की जुडिशरी लोगों की समस्याओं का समाधान भी करती है। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी केंद्र में इसी स्ट्रक्चर के आधार पर अपनी सरकार बनाती है और देश में शासन करती है। अब बात करते हैं देश में होने वाले इन दो महत्वपूर्ण चुनाव की प्रक्रियाओं के बारे में। अब दोस्तों, विधानसभा चुनाव में शामिल होने वाले और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहा जाता है। और वहीं लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को सांसद और आम भाषा में एमपी कहा जाता है। अब ये तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में एक बेसिक जानकारी हो गई। लेकिन यदि आपको भारत में होने वाले चुनाव की प्रक्रियाओं को सही ढंग से समझना है तो हमें सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर यानी भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, केंद्र की सरकार की तरह ही राज्यों की सरकार को चलाने के लिए भी सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही राज्य की सरकार अपना काम करती है। इस स्ट्रक्चर के भी 3 पार्ट होते हैं, जो कि है लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत वे सदस्य आते हैं जिन्हें
असेंबली इलेक्शंस में जनता के द्वारा चुना गया है और गवर्नर की नियुक्ति हर एक राज्य में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। अब यदि स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के तीसरे पार्ट की बात की जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए, तो भारत में केवल 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 6 स्टेट्स हैं जहां पर विधान परिषद है और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। और दोस्तों, विधानसभा चुनाव में जीतने वाली पार्टी राज्य में इसी स्ट्रक्चर के आधार पर अपनी सरकार बनाती है और राज्य की सरकार बनने के बाद में उस राज्य में अपना शासन चलाती है। अब दोस्तों, ये सारी नॉलेज की बातें तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब आगे बात करते हैं कि भारत में होने वाले ये इलेक्शंस किन प्रोसेसेस के थ्रू करवाए जाते हैं। अब दोस्तों, इंडिया में अलग अलग लेवल की नियुक्ति के लिए अलग अलग चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एटसेट्रा। लेकिन आज हम यहाँ उन चुनावों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता स्वयं अपना वोट देकर करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव, पार्लियामेंट इलेक्शन और विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस की प्रोसेसेस के बारे में। आमतौर पर हर 5 साल के डिफरेंस पर लोकसभा चुनाव होते हैं। इन चुनाव के लिए देश को अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से ये अलग अलग पार्टियां अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं और पार्टी फंड से अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया करती हैं और ये प्रचार चुनाव के एक दिन पहले बंद हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी लड़ सकते हैं और अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर इन उम्मीदवारों में से अपना प्रतिनिधि चुनती है। और दोस्तों, इसी तर्ज पे राज्यों की सरकार के गठन के लिए राज्यों में विधानसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस करवाए जाते हैं और इन विधानसभा चुनाव को हर 5 साल के डिफरेंस में भारत के हर राज्य में कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेट के एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानसभा सीटें होती हैं। इन विधानसभा सीटों में कई क्षेत्रीय पार्टी, निर्दलीय और राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं। राज्य का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु का हो और इलेक्शन कमीशन में उसने अपना नाम एनरोल करवाया हो और अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवार को वोट दे सकता है और अपना प्रतिनिधि स्वयं चुन सकता है। वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इन सारे ही इलेक्शंस का कंट्रोल और रेगुलेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में होता है। ये कमीशन एक ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये आयोग ही भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इस भारत निर्वाचन आयोग में 3 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है और ये आयोग काफी विश्वसनीय आयोग होता है दोस्तों हमारे भारत का। अब इस वीडियो के जरिए दोस्तों हमने जाना गवर्नमेंट की स्ट्रक्चरल बॉडी को और साथ ही हमने भारत में होने वाले 2 इंपॉर्टेंट इलेक्शंस की प्रोसेसेस को जाना है। लेकिन कुछ बातें अब भी बाकी हैं, सो इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम जानेंगे इंडिया के एमपीज और एमएलएस की एक्चुअल पावर के बारे में और आगे और भी बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है इलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं इसी टॉपिक के पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।